हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। यू आर द मोस्ट वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल VSD फिजिक्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो एक लास्ट जो न्यूमेरिकल था उसमें लाइट चली गई थी, उस न्यूमेरिकल को हम अब करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इन SI सिस्टम। फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CG सिस्टम। ओके, तो हमने क्या फार्मूला यूज किया था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2 फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले जो जिस चीज की वैल्यू दी गई है उसका हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन जब मैंने आपको पढ़ाया था डायमेंशन का, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से करा रखा है। मेरा यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देखिए, डायमेंशंस बाय VSD फिजिक्स। ओके, तो आप वहां पे देखेंगे तो मैंने कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, ये फार्मूला सब लोग जानते हैं, सबको पता है। फोर्स का mLT की पावर -2, r डिस्टेंस हो गया तो इसलिए L स्क्वायर, M1 इंटू M2 M स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो M की पावर -1 T की पावर -2 L क्यूब। क्लियर? अब हमें वैल्यू लिखनी होती है N1, ठीक, M1 L1 T1 और U1 की। तो देखिए N1 की वैल्यू ये हो जाएगी स्टार्टिंग वाली, ठीक है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। M1 मास किस में है, kg में है। L1 किस में हो जाएगा, मीटर में। टाइम किस में हो जाएगा, सेकंड। न्यूटन है ना, तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें टाइम किस में आ जाता है, सेकंड में। N2 फाइंड करना है, मास किस में हो जाएगा, CG सिस्टम में मास किस में, ग्राम में, तो M2 क्या हो जाएगा, ग्राम। L2 CG सिस्टम में क्या, सेंटीमीटर, और T2 क्या है, सेकंड होगा। तो अब देखिए, अब हमें वैल्यू लिखनी है U1 और U2 की। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन है वहां पे U1 की वैल्यू लिखेंगे तो M1 T1 L1 या M1 L1 T1 जो भी लिखना चाहे, तो M1 के पावर -1 T1 के पावर -2 L1 के क्यूब, ठीक है। उसी तरह U2 की वैल्यू लिखा तो हमने M2 की पावर -1 T2 की पावर -2 L2 की पावर क्यूब। क्लियर? अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। ओके बच्चों, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, N2 की, तो हम लोग लिखेंगे N1 इंटू U1 अपॉन U2। क्लियर? N1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और U1 अपॉन U2 इसको डिवाइड करेंगे जब हम, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट करके, M1 अपॉन M2 की पावर -1, T1 अपॉन T2 की पावर -2 एंड L1 अपॉन L2 की पावर L1 अपॉन L2 की पावर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखिए बच्चों, मास हमारा किस में है, केजी में है। फर्स्ट M1 किस में है, केजी में है, तो हमने केजी लिख लिया। M2 किस में है, ग्राम में, इसकी पावर -1। T1 किस में है, सेकंड में। T2 किस में, सेकंड में, तो इसकी पावर क्या, -2। L1 किस में है, मीटर में। L2 किस में है, सेंटीमीटर में, इसकी पावर कितना है, 3। एक स्टेप और कर लेते हैं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। देखिए किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। कितना बच्चों, 1000 ग्राम अपन ग्राम, ये पावर -1, ठीक है। देखिए यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। 1 की पावर -2 दैट मीन्स 1, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर है, इसकी पावर कितना है, 3। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -11। अब देखिए यहाँ पे है 1000, क्या है 1000, तो 10 का क्यूब, लेकिन इसकी पावर क्या है, -1, तो 10 की पावर क्या बच्चों, -3, 10 की पावर -3। ये 100 है तो 10 का स्क्वायर, और 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 + 6। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 6.67, 10 की पावर को सॉल्व किया 11 3 14 में से 8 +6 है ना, तो -8 आ गया।
तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू आई सीजीएस सिस्टम में कितनी 6.67 इंटू 10⁻⁸। इधर क्या न्यूटन की जगह हम डायल लिखेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में क्या 6.67 इंटू 10⁻⁸। न्यूटन मीटर स्क्वायर था तो न्यूटन को लिखेंगे डायन, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया सीजीएस सिस्टम में। बोलो बच्चों समझ में आया, एकदम अच्छे से चमक गया। तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट करो। चलिए नोट कर लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाइए डिराइविंग द फार्मूला, डिराइविंग द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, deriving the formula of physical quantities using dimensional analysis, using dimensional analysis। ठीक है बच्चों, तो इस पे हम डायरेक्ट ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, फोर्स F on a particle depends upon mass m of the particle and acceleration a of the particle। Deriving the expression for F, deriving the expression for F। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है कि एक फोर्स F है, किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास m, पार्टिकल के मास m और उस पे लगने वाले एक्सेलरेशन a पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो हम यहां से लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। ठीक है, एंड F इज प्रोपोर्शनल टू a, यहाँ पे एक्सेलरेशन है a की पावर b। ठीक है, यहाँ पे a को छोड़ दीजिए, हम एक्स वाई ले लेते हैं, m की पावर x a की पावर y। ठीक है, हमें वेरिएबल लेना है। तो फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा F इक्वल टू के m की पावर x a की पावर y। क्लियर, F इक्वल टू के m की पावर x a की पावर y। अब देखिए इसका हमें डायमेंशन लिखना है बहुत साइड में, तो फोर्स का डायमेंशन बच्चों बोलो mLt की पावर क्या होता है -2 इज इक्वल टू के m, मास का डायमेंशन m ही होगा, m की पावर x है। एक्सेलरेशन का क्या होता है बच्चों lt की पावर -2, उसकी पावर क्या है y है। ओके, तो देखिए इसको कंबाइन करके जब हम लिखेंगे तो mLt की पावर
-2 इज इक्वल टू के इंटू एम, एक ही जगह है तो एम की पावर एक्स, एल की पावर क्या हो जाएगा वाई, एल की पावर वाई, ठीक है, एल एक ही जगह है और टी की पावर यहाँ पे -2 है इंटू वाई, तो टी की पावर -2 इंटू वाई, ऐसे लिख दिया। अब हम पावर को दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड। अब हम कंपेयर करेंगे तो m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर क्या है 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर y है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी। अब इसको उठा के इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू के इंटू एम की पावर 1 इंटू ए की पावर 1, इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू के एम ए, ठीक है। देखिए हमने यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फोर्स का एक्सप्रेशन तो फाइंड कर लिया, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की है हम इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये किसका एक ड्रॉबैक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसलिए f इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए, दैट मीन्स f इज इक्वल टू एम ए। क्लियर, समझ में आया, ठीक है, f इज इक्वल टू के एम ए भी लिखते हैं, ठीक है, तब भी सही है, ये भी लिखते हैं तब भी सही है। क्लियर, क्या इसका ड्रॉबैक है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन नोट करो बच्चों, द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends upon t equal to पाई डॉट एल अपॉन जी होता है ना, डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, mass of the bob M, and acceleration due to gravity g, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड t, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल टी बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था पीछे, उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले उसको लिखते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, एक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, मास ऑफ द बॉब m की पावर y कर लेते हैं, और थर्ड चीज g, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड कर रहा है, तो g की पावर z कर लेते हैं। क्लियर, इसको कंबाइन करके लिखते हैं बच्चों, तो हम तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, k l की पावर x m की पावर y एंड g की पावर z, दोनों तरफ दोनों का डायमेंशन लिखते हैं। टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, t ही होगा डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, l हो जाएगा, तो l की पावर x लिख दिया हमने, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा कैपिटल M, तो m की पावर y लिख दिया। अब g एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है
एल टी की पावर -2, तो एल टी की पावर -2 की पावर जेड। ओके, यहाँ पे टी हो गया इज इक्वल टू के, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। तो एम की पावर देखिए वाई, एल की पावर एक्स और एल की पावर यहाँ पे एक जेड हो जाएगा, होगा ना। तो एल की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस जेड, क्या हो जाएगा बच्चों, एल की पावर एक्स प्लस जेड, क्योंकि एल की पावर एक्स यहाँ पे है, एक एल की पावर यहाँ पे जेड है, ये -2 है टी के ऊपर है, ठीक है, टी का पावर है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो एल की पावर जेड और एल की पावर एक्स क्या हो जाएगा, एल की पावर एक्स प्लस जेड। एम की वैल्यू होगी और एल की वैल्यू होगी। अब लिखेंगे टी, तो टी की पावर -2 है और जेड का मल्टीप्लाई, तो टी की पावर -2 इंटू जेड, -2 इंटू जेड। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, पावर को कंपेयर किया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। एम एल की वैल्यू गायब है, तो क्या लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की वैल्यू है तो टी की पावर 1 भरने दीजिए, ठीक है। तो अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, कंपेयर किया तो m की पावर y, m की पावर 0, तो y की वैल्यू 0, l की पावर 0 तो l की पावर x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। और t की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर -2z, तो -2 इंटू जेड इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2 बच्चों। z की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। z की वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में रखो, x प्लस जेड इक्वल टू 0 में, तो x प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, ये -1/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, +1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू +1/2, z की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, हमारे पास 3 वेरिएबल थे x y z, जो पावर में उन सभी की वैल्यू आ गई, इन सभी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू के इंटू m की पावर y, m की पावर y की वैल्यू कितनी बच्चों 0, l की पावर x, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। l की पावर x की वैल्यू कितनी 1/2, तो l की पावर 1/2 क्लियर। m की पावर y, तो m की पावर y की वैल्यू कितनी है 0। g की पावर z की वैल्यू कितनी है -1/2, तो g की पावर -1/2 लिखा बच्चों, बोलो समझ में आया। तो t इज इक्वल टू है के, देखिए ये l की पावर 1/2 है, m की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए 1 हो जाएगी ना। तो g की पावर -1/2, इसको डिनोमिनेटर मिल जाएंगे तो लिखेंगे g की पावर +1/2, ओके। तो यहाँ से लिखा हमने t इज इक्वल टू के एल अपॉन जी की पावर कितना 1/2, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों k√L/g। तो हमने एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या फाइंड की, हमने क्या फाइंड की, साइंटिस्ट ने फाइंड की एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2π, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला आ गया k इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। ये एक्सप्रेशन था t के लिए फॉर सिंपल पेंडुलम, ओके। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बहुत ही आसानी से, ठीक है, फार्मूला डिराइव कर लिया। लेकिन एक ड्रॉबैक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता ये, ठीक है। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। थोड़ा सा उसमें वैल्यू कुछ चेंज करके दिया है, जैसे अभी हमने अब तक पढ़ा तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी डायमेंशन में एम एल और टी, ठीक है, मास लेंथ और टाइम। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T are the fundamental quantities, fundamental quantities, find the expression of
एनर्जी ई। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस और एडवांस में, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए। हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटीज एमएल और टी, लेकिन इसमें उसने मान लिया कि फोर्स एफ, वेलोसिटी वी और टाइम टी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो आप एनर्जी ई के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ई, एक्सप्रेशन नहीं ना, फाइंड द डायमेंशन, सॉरी यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन लेने में बहुत मज़ा आता है। एफ की पावर -1, बी की पावर -1, टी की पावर -1, एफ भी की पावर -1, टी की पावर -1, एफ वी टी, दैट मीन्स एफ की पावर 1, बी की पावर 1, टी की पावर 1, और लिखेंगे एफ की पावर -1, भी, टी की पावर -1। ठीक है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो एनर्जी ई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स एफ पे। तो एफ के पावर हमने ले लिया एक्स। सेकेंड किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी वी पे, तो वी की पावर वाई। और थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड टी पे, तो टी की पावर जेड ले लिया। ठीक है, इसको कंबाइंड किया बच्चों, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, के एफ की पावर एक्स, वी की पावर वाई एंड टी की पावर जेड आया ना। देखिए अब दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, ml² टी की पावर -2। ठीक है, अब तक याद हो जाना चाहिए, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे आप डायमेंशन का वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन क्या, ml² टी की पावर -2, ये हो जाएगा के। फोर्स का क्या होता है, ml टी की पावर -2, इसकी पावर क्या हो जाएगा x। वेलोसिटी का क्या होता है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 की पावर y, और टाइम क्या है यहाँ पे, t है, तो t की पावर क्या हो जाएगा z। अब देखिए हम लिखेंगे ml² टी की पावर -2 इज इक्वल टू के इंटू, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। देखिए m की वैल्यू कहीं पे है, हाँ सिर्फ एक जगह है, तो m की पावर x, m की पावर x, l की पावर देखिए यहाँ से x हो जाएगा, और एक यहाँ पे l है, तो l की पावर y और l की पावर x कंबाइंड होकर l की पावर x प्लस y। ठीक है, थोड़ा सा माइंड का यूज कीजिए। यहाँ पे t की पावर -2 है, तो t की पावर -2x, यहाँ से t की पावर -y और t की पावर z, तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो t की पावर -2x, t की पावर -y और t की पावर प्लस z कंबाइंड होकर लिख गया। अब दोनों तरफ पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो कंपेयर किया तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर क्या है x है। l की पावर x प्लस y है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, कंपेयर किया तो 2 आ गया, x की वैल्यू 1 है इसमें रखा, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या 2 - 1, y इज इक्वल टू क्या 2 - 1, 1 को उधर लगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब z की वैल्यू, t की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो -2x - y प्लस z इज इक्वल टू क्या -2। देखिए हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया -2, y की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये -1, और प्लस z इज इक्वल टू -2। ये -2 - 1 -3 हो गया, उसको उधर लाइए बराबर के उस साइड, मतलब RHS में ले जाइए, तो -2 + 3 हो जाएगा बच्चों, -2 + 3, तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ गई z की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, z की वैल्यू भी 1। तो यहाँ से जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास KFVT, तो दैट मीन्स उसका डायमेंशन क्या होगा f की पावर 1, v की पावर 1 एंड t की पावर 1, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जेईई मेंस और एडवांस में। आप तो सोचोगे यार हमने तो पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ और टाइम होता है, ये तो फोर्स या वेलोसिटी एंड टाइम टी दिया है, ये तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, उसने ऐसा मान लिया, ऐसा दिया है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, उसके बाद आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया, एकदम चमक गया सबको, अरे बोलो हाँ। ठीक है, इसको स्क्रीन को पॉज करने के बाद नोट करो। ठीक है, तो डायमेंशन का टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है बच्चों।
कुछ लिमिटेशन होती है डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है, उसको लिख लीजिए। हेडिंग लगाइए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट, cannot find the value of proportionality constant, proportionality, ठीक है, proportionality, जो proportionality constant t आता है उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता, इसका ये क्या है, ड्रॉबैक है, ठीक है। cannot applied for the expression using, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा एक्सेट्रा, एंड एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। जो या मतलब जो भी एक्सप्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में हो, ठीक, या एक्सपोनेंशियल टर्म में हो, तो उस केस में ये डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, काम नहीं आएगा आपके। ओके, ये इसका ड्रॉबैक है। थर्ड, कैन नॉट बी अप्लाइड, फटाफट लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग। कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन involving proportionality constant using dimension, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया है उसका डायमेंशन भी यूज किया गया है, तो उस केस में वहां पे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट का मतलब है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन यूजिंग या इन्वॉल्विंग two or more terms separated by प्लस और माइनस, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है उसमें दो या दो से अधिक टर्म है जिसमें प्लस माइनस दिया है, तो वहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके 4 ड्रॉबैक्स हैं, इसको नोट कीजिए स्क्रीन को पॉज करने के बाद, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक फिनिश होता है। तो आपसे मिलती है हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलिए बाय बाय।